नमस्कार। स्वागत है आप सबका द इकोनॉमिस्ट में। तो चलिए हमेशा की तरह आज के दिन की भी शुरुआत करते हैं द स्पीकिंग ट्री के आर्टिकल के साथ। तो आज के आर्टिकल का हेडिंग है नथिंग इज डिस्ट्रॉयड, कुछ भी डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है। इस आर्टिकल को लिखा है आचार्य ज्ञान सागर जी ने। तो चलो अच्छे से डिस्कस करते हैं, शुरुआत करते हैं आर्टिकल की। स्टार्टिंग में बात कर रहे हैं कि जैन कॉस्मोलॉजी के हिसाब से जो टाइम है उसको यहाँ पर दो पार्ट्स में, दो साइकिल्स में यहाँ पर डिवाइड किया गया है। और यहाँ पर जो है टाइम के अकॉर्डिंग जो है यहाँ हमारे यहाँ पर जो है एवर चेंजिंग जो है सिचुएशन बनी रहती है। कहने का मतलब कि गुण जो है ना हमारे अंदर के बदलते रहते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ बोली गई है। और जिन दो भागों में यहाँ पर टाइम को डिवाइड किया गया है, दो साइकिल्स में डिवाइड किया गया, सबसे पहले है अवसरपिनी और दूसरा है उत्सरपिनी। सो उत्सरपिनी कौन सा पीरियड है जहां पर आपके पास प्रॉस्पेरिटी है, ओके, आप लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, सब कुछ अच्छा हो रहा है, ओके, हैप्पीनेस बढ़ती जा रही है, ओके, और यहाँ पर आप एंजॉय कर रहे हो लाइफ को। तो दूसरा है अवसरपिनी। तो अवसरपिनी आपका जो है डिसेंडिंग पीरियड है, ओके, जहां पर जो है आपको दुख जो है आकर घेर रहा है। तो यहाँ पर दो साइकिल्स हैं, एक है उत्सरपिनी और दूसरा है अवसरपिनी। दोनों में क्या कंपैरिजन है ये आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आगे बात कर रहे हैं कि देयर आर एवर फ्लूड एंड एवर चेंजिंग द्रव्यास। सो द्रव्यास का मतलब होता है ग्रुप ऑफ एट्रीब्यूट्स। सो एट्रीब्यूट्स मीन गुण, ओके, मतलब गुणों का जो एक ग्रुप हो, ठीक है, वहां पर हम वर्ड यूज करते हैं द्रव्यास, ओके। तो इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर दो चीजों की बात की गई है। सबसे पहले है जीवा, ओके, जिसको हम इंडिविजुअल सोल बोलते हैं, और दूसरा है पुडगाला, जिसको हम मैटर बोलते हैं, जो बाहरी पदार्थ होते हैं। जैसे कोई भी चीज अगर मिट्टी की बनी है, ओके, तो यहाँ पर जैसे हम अपनी बात कर लें, ओके, तो हमारी ह्यूमन बॉडी है, ओके, तो यहाँ पर वो 5 तत्वों से बनी है। और एक है जीवा, जिसको हम अपनी आत्मा बोलते हैं, इंडिविजुअल सोल बोलते हैं। तो ये दो चीजें होगी। तो यहाँ पर पहले बात कर रहे हैं कि जो आत्मा है वो इमॉर्टल है, ओके, उसको आप नाश नहीं कर सकते, ओके, उसको आप मार नहीं सकते। और जो जो कॉन्शियसनेस है, ओके, वो भी जो है उसका कोई जेंडर नहीं है, ओके, ना वो मेल है ना वो फीमेल है, और ना ही आप उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो, ओके। तो आत्मा, सोल और कॉन्शियसनेस, इन दोनों को जो है आप मार नहीं सकते, उनको खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि वे अमर है, ओके। तो आगे बात करें कि जितना जिंदगी में आप पॉजिटिव एफर्ट करोगे ना, उतना ही जिंदगी में आप कुछ ना कुछ अटेन करते जाओगे पॉजिटिव, ओके, और जिंदगी में जो है आप आगे बढ़ते जाओगे। तो यहाँ पर ये बात कह रहे हैं आचार्य ज्ञान सागर जी। और यहाँ पर दूसरी बात करें हैं पुडगाला की, जिसको अभी हमने दो भागों में यहाँ पर डिवाइड किया था, जीवा और पुडगाला। पुडगाला क्या था? मैटर, ओके। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ पर बॉडी की एग्जाम्पल ली थी, तो यहाँ पर ये भी बोल रहे हैं कि इट्स नॉट डिस्ट्रॉयड, वो भी डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है, ओके। इट इज ए द्रव्य एंड ए द्रव्य इज ए ग्रुप ऑफ गुणास, ओके, एट्रीब्यूट्स, ओके। जो ये भी पुडगाला है, ये भी एक तरह के गुण है, ओके, हमारी सृष्टि के अंदर। तो यहाँ पर सपोज करो अगर कोई पॉट है, अगर कोई मटका बना रहे हो, ओके, तो उसके लिए आप स्टार्टिंग में उसको जब ओरिजिन कर रहे हो उसका, तो वहां पर आप क्ले यूज कर रहे हो, ओके। तो उस क्ले को आपने मिट्टी को लिया, ओके, मिट्टी में पानी डाला, फिर उसको अच्छे से गूंदा और दोबारा उसकी अच्छे से क्ले तैयार करी, फिर उस क्ले को आपने ट्रांसफॉर्म किया एक मटके में, ओके। तो यहाँ पर एक मटका जो है क्ले से बना है, ओके, और जब दोबारा से इसको तोड़ दोगे, दोबारा से वो मिट्टी बन जाएगी, दोबारा से वो क्ले बन जाएगी, ओके। तो यहाँ पर सीधी सी बात कर रहे हैं कि एक समय था उसका ओरिजिनेशन का और एक समय था उसका व्याय का। व्याय मतलब डिस्ट्रक्शन का, ओके। तो ये जो है एक रीति है, ओके। तो यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि ये चीज डिस्ट्रॉय हो चुकी है। यहाँ पर ये कंसेप्ट जो है यहाँ पर बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो गुण है ना, जो गुण एट्रीब्यूट्स, वो दोनों में प्रेजेंट थे जब वो चीज बनी, ओके, उत्पन्न हुआ, उत्पन्न मतलब जब ओरिजिन हुआ, और जब वो चीज की डिस्ट्रक्शन हुई मतलब व्याय, ओके। तो इन दोनों चीजों को हम बोलते हैं ध्रुव्य, ओके, ध्यान रखिएगा, द्रव्य, ओके। एक है द्रव्य, एक है द्रव्य। सो द्रव्य है वो गुण जो कोई चीज बन रही थी तब भी प्रेजेंट थे, और जब कोई चीज नाश हो रही थी तब भी प्रेजेंट थे। तो यहाँ पर बेसिकली हम अपनी आत्मा की बात करते हैं, ओके। सो जो कि कभी भी नाश नहीं होती, ओके। जब आपकी बॉडी की शुरुआत हुई थी, ओके, माँ के पेट में बनने की, और जब बॉडी की डेथ हुई थी, ओके, तो दोनों कंडीशन में जो थी आत्मा थी वो रही थी, ओके। तो यहाँ पर वो गुण है, तो इसको यहाँ पर बोला गया है द्रव्य। ये परमानेंट है, ओके, इनडिस्ट्रक्टिबल है, चाहे जो ऑब्जेक्ट है अपनी फॉर्म को बदलता रहे, ओके।
चाहे एक छोटा सा बच्चा है, ठीक है, धीरे धीरे वो चेंज होता रहता है, उसकी बॉडी, उसकी फिजिकल हेल्थ, ओके, मेंटल हेल्थ चेंज होती जाती है। जब बड़ा होता है तो कुछ और हो जाता है, ओके। जब बचपन में था तो जिंदगी को कुछ और तरीके से एंजॉय करता था। तो आगे बात कर रहे हैं कि जब भी आप अच्छे कर्म करोगे, ओके, तो आपको जो है यहाँ पर आपकी ओरिजिन होगा तब, ओके। तो यहाँ पर उसको यहाँ पर बोला गया है देवा पराया, ओके। तो यहाँ पर आपका उत्पन्न होगा, ओरिजिन होगा। योर बॉडी डाइज एंड दैट इज व्याया, ओके, डिस्ट्रक्शन। योर आत्मा इज परमानेंट एंड रिमेन्स द सेम व्हेन इट इज इन द बॉडी एंड आल्सो व्हेन इट इज नो लॉन्गर इन इट। वो तब भी रहेगी चाहे बॉडी में है चाहे बॉडी में नहीं है, ओके। सो दिस इज द्रव्या, ओके। So these three processes play themselves out in all six dravyas. Nothing is destroyed in the world. तो सीधी सी बात यहाँ पर आत्मा और परमात्मा की बात की गई है, आत्मा और आपकी बॉडी की बात की गई है कि जो है आत्मा अमर है, जैसे श्री कृष्ण जी कहते हैं, ओके, शरीर नाशवान है। तो यहाँ पर आखिर में यहाँ पर जो आचार्य ज्ञान सागर जी हैं, इन्होंने भी जो है समाधि ले ली है 15 नवंबर 2020 को। तो समाधि से पहले ही इन्होंने ये आर्टिकल लिखा था, ओके। तो काफ़ी ज़बरदस्त आर्टिकल देकर गए हमें जाते जाते भी। तो हमें इनसे कुछ सीखना चाहिए, इनकी पूरी ज़िंदगी का तजर्बा है, ओके, जो ये हमें आर्टिकल के रूप में देते रहे हैं। तो ये इनका लास्ट आर्टिकल था, ओके। तो यहाँ पर हमें भी सीखना चाहिए। अगर किसी के ज़िंदगी का तजर्बा है 40 साल का, 50 साल का, तो अगर हम 40-50 साल का तजर्बा अगर हमारे सामने बड़ा है आर्टिकल के रूप में, तो हमें इसको कंज्यूम करना चाहिए, ज़िंदगी में ढालना चाहिए। क्योंकि हो सकता है कि अगर हमारी जिंदगी, हमारी उम्र जितनी भी है, अगर उसमें 40 साल ऐड कर रहे हैं तो हमारा भी एक्सपीरियंस क्या पता उससे ज़्यादा हो जाए, ओके। तो इस चीज़ को सीखना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, सुनना चाहिए और ज़िंदगी में डालना चाहिए। तो इस आर्टिकल में हम बात करने जा रहे हैं RCEP के बारे में, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। तो ये क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको अच्छे से हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर ऑथर बात कर रहे हैं कि इंडिया के लिए सही रहेगा कि वो इसको ज्वाइन कर ले और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करे जब भी इसके रूल्स लिखे जाएंगे इस ग्रुप के। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में बात करें तो अभी कुछ ही महीने पहले की बात है जब प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने ये डिसीजन दिया था कि हम RCEP को ज्वाइन नहीं करेंगे। ये एक फोरम है, ओके, जो यहाँ पर एशिया पैसिफिक के काफ़ी सारी कंट्रीज हैं जो यहाँ पर इकट्ठे काम करेंगी और आपस में ट्रेड करेंगी, जहाँ पर जो है बहुत ही कम जो है ट्रेड बैरियर्स होंगे। कहने का मतलब कि जो यहाँ पर टैरिफ्स लगते हैं, जो यहाँ पर ड्यूटीज लगती हैं, टैक्स लगता है जब भी कोई गुड जो है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता है किसी और कंट्री में, तो यहाँ पर अगर इन RCEP कंट्रीज के अंतर्गत कोई भी ट्रेड होगा तो यहाँ पर कम से कम जो है यहाँ पर टैरिफ होगा, ता जो कि आसानी से जो है ना इन कंट्रीज में जो ट्रेड है वो बढ़ सके, ओके। तो यहाँ पर ऐसा है जैसे जिस कंट्री के पास जिस भी चीज़ की यहाँ पर बहुतात है, ठीक है, वो उसको दूसरी कंट्री में बेच सकता है। तो जिसकी वजह से क्या होगा, तो यहाँ पर ट्रेड बढ़ेगा सभी कंट्रीज का और सभी कंट्रीज की जो इकोनॉमी है वो राइज करेगी। तो यहाँ पर सबसे जो मेजर प्लेयर है वो है चाइना, ओके। तो यहाँ पर जब RCEP बनाया जा रहा था तो इंडिया इसमें था, ओके, लेकिन जब इसकी संगठन का पूरा ढांचा तैयार हो गया तब यहाँ पर भारत सरकार ने यहाँ पर मना कर दिया कि RCEP को ज्वाइन नहीं करेंगे। तो यहाँ पर ऑथर यही बात बोल रहे हैं कि इंडिया को भी इसको ज्वाइन करना चाहिए। तो यहाँ पर फिलहाल अब कुछ ही दिनों पहले यहाँ पर इसको लॉन्च कर दिया गया है इंडिया के बगैर ही, ओके। तो यहाँ पर इस फोरम ने इंडिया को यहाँ पर इनवाइट किया था कि वो इसको ज्वाइन करें, लेकिन इंडिया ने यहाँ पर मना कर दिया। तो आगे बात करें तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हमने देखी, ओके। अगर ट्रेड्स की बात करें तो यहाँ पर भारत सरकार ने यही सोचा कि जो हमारे यहाँ का जो डोमेस्टिक ट्रेड है, ओके, जैसे यहाँ पर जो अगर बात डेयरी मार्केट की बात करें, ओके, दूध के उद्योग की बात करें, ओके, इसके अलावा और भी वेरियस सेक्टर्स हैं, ओके। तो यहाँ पर जैसे जो ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, ओके, पाम ऑयल बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ पर एक्सपोर्ट करती हैं, ओके। तो इसके अलावा और भी बहुत सारे सेक्टर्स हैं जहाँ पर जो है इंडिया का ट्रेड काफ़ी बढ़िया है। तो यहाँ पर अगर उनका यहाँ पर प्रोडक्ट यहाँ इंडिया में आने बिकने शुरू हो गए सस्ते रेट में, तो जो डोमेस्टिकली यहाँ पर हम प्रोडक्शन करते हैं तो उनको नुकसान हो जाएगा। तो जो हमारे यहाँ के लोग हैं, ओके, हमारे यहाँ के ट्रेडर्स हैं, हमारे यहाँ के किसान हैं, उनको नुकसान हो जाएगा। तो ये चीज़ को ध्यान में रखते हुए इंडिया ने RCEP को ज्वाइन नहीं किया, ओके। तो यहाँ पर आगे बात करें तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अगर इन RCEP की मेंबर कंट्रीज की बात करें तो यहाँ पर चाइना मेजर प्लेयर है। तो एक और मेजर प्लेयर चाहिए था जो कि जो एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवा सकता, जो स्मॉल कंट्रीज थे, ओके, जो भारत के जितने भी यहाँ पर ईस्टर्न फ्रंट पे कंट्रीज हैं, ओके, वो तकरीबन स्मॉल कंट्रीज हैं, ओके।
तो वहाँ पर एशियन कंट्रीज का समूह भी है, ओके, जहाँ पर 10 कंट्रीज है छोटे छोटे, ओके, जैसे इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनई, मलेशिया, ओके, इसके अलावा फिलीपींस की बात करें, ओके, तो ये छोटी छोटी कंट्रीज है, ओके, तो इनको इनको कोई सपोर्ट देने वाला भी होना चाहिए ना, क्योंकि इन कंट्रीज के तो वैसे ही डिस्प्यूट्स हैं चाइना के साथ, साउथ चाइना सी में। तो यहाँ पर इंडिया की एक जो एंट्री होती है तो स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। तो यहाँ पर इस चीज के ऊपर जो है हाईलाइट कर रहे हैं ऑथर। तो आगे बात करें कि अगर हम आरसीईपी के बाहर चल रहे हैं, ओके, तो हमने यहाँ पर जो भी ट्रेड पैक्ट के नॉर्म्स होंगे, ओके, तो उस हिसाब से हमने यहाँ पर डिसीजन लिया था कि हम पीछे रहेंगे। तो इसका हमें एक खामियाजा भुगतना पड़ सकता है आने वाले समय में, कि जो हमारे गुड्स एंड सर्विसेज हैं जब इन कंट्रीज में, जो आरसीपी कंट्रीज हैं, यहाँ पर जाएंगे तो वहां पर हो सकता है कि वो यहाँ पर ट्रेड बैरियर लगा दें, ओके, वहां पर टैरिफ जो है वो इतने बढ़ा दें कि हमारा जो सामान वहां पर बिकना ही बंद हो जाए, ओके। तो यहाँ पर पूरा का पूरा एशिया पैसिफिक इन्होंने कवर कर लिया है, ओके। तो यहाँ पर बेशक हम जो है यहाँ पर ये कंसेप्ट लेकर चल रहे हैं कि हमारे यहाँ जो इकोनॉमी है वो ओपन है, ओके, तो हम यहाँ पर जो है ट्रेड चाहते हैं पूरी दुनिया के साथ। लेकिन ये जो एशिया पैसिफिक कंट्रीज हैं जिन्होंने आरसीईपी को ज्वाइन किया है, अगर ये इंडिया के खिलाफ यहाँ पर हो जाती हैं तो वहां पर जो है परेशानी का सामना करना पड़ सकता है हमारी इकोनॉमी को। तो यहाँ पर जिन कंट्रीज ने यहाँ पर इस आरसीईपी को ज्वाइन किया है, टोटल 15 कंट्रीज है, पहले 16 थी, ओके, यहाँ पर भारत अब पीछे हट गया है, ओके, अभी 15 कंट्रीज हैं, जिनमें से 10 जो है ये एशियन मेंबर ग्रुप की कंट्रीज है, और बाकी के जो 5 कंट्रीज हैं वो चाइना है, जापान है, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ओके। तो आप इसी चीज से अंदाजा लगा सकते हो कि पूरा का पूरा एशिया पैसिफिक जो है यहाँ पर कवर है इस ट्रेड पैक्ट के हिसाब से। तो यहाँ पर आगे बात कर रहे हैं कि अगर हम बात करें एशियन कंट्रीज की, तो उनके साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मतलब कि जो भी व्यापार गुड्स और सर्विसेज के रूप में यहाँ पर होगा एशियन कंट्रीज के साथ भारत का, तो वहां पर जो है कम से कम टैरिफ्स होंगे, ताकि जो ट्रेड है उसको जो है आपस में बढ़ाया जा सके। तो यहाँ पर जब आरसीईपी को हमने मना किया था लास्ट नवंबर में यहाँ पर कि हम इसको ज्वाइन नहीं करेंगे, तो यहाँ पर हमने बात कही थी कि हमारे सामने कुछ सिग्निफिकेंट आउटस्टैंडिंग इश्यूज हैं, ओके, जिसके तहत जो है हम इसको ज्वाइन नहीं करेंगे। तो यहाँ पर न्यू दिल्ली को यहाँ पर देखना चाहिए, ओके, एक फॉरवर्ड लुकिंग यहाँ पर अप्रोच अपनानी चाहिए अपनी ट्रेड और ओपननेस के मामले में। तो देखिए यहाँ पर एक तरह के हमने ओपननेस के ऊपर रिस्ट्रिक्शन ही लगा दी है, ओके, भारत की इकोनॉमी के ऊपर। हम एक और कहते हैं कि हमने अपनी इकोनॉमी को ओपन कर दिया है पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी के लिए, कि बाहर के जो लोग हैं यहाँ पर अपना ट्रेड कर सकते हैं, अपने जो गुड्स एंड सर्विसेज यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं, और जो है अच्छे से अपना ट्रेड जो है उसको रेगुलेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक तरीके की एक रिस्ट्रिक्शन हो गई कि हम बाहर का जो भी व्यापार है जो आरसीपी कंट्रीज के द्वारा किया जाएगा उसके हम कोई भी यहाँ पर काम नहीं करेंगे, ओके। तो ये ओपननेस के ऊपर भी एक रिस्ट्रिक्शन है, तो इसको यहाँ दोबारा से इसको फॉरवर्ड लुकिंग यहाँ पर करनी चाहिए, ओके। यहाँ पर ट्रेड का मामला है, सो ट्रेड का मामला इकोनॉमी के साथ बड़ा जो है गहरे तरीके से जुड़ा होता है, ओके। सो ट्रेड अच्छे होगा, ओपननेस अच्छी होगी, तो यहाँ पर इकोनॉमी भी ग्रो करेगी। तो यहाँ पर आगे यही बात कर रहे हैं कि ये जो आरसीईपी नेशंस है ना, ये 15 कंट्रीज, ये पहले ही पूरे वर्ल्ड का 30% इकोनॉमिक आउटपुट निकालती हैं, ओके। सो जहां जितनी प्रोडक्शन होती है तो 30% इन्हीं आरसीईपी नेशंस के द्वारा ही की जाती है। तो यहाँ पर ये आने वाले 2 से 3 डेकेड्स में ये 30% से भी ज्यादा हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पर इंडिया को सोचना होगा कि यहाँ पर आने वाले समय में जो भी यहाँ पर इंडिया प्रोड्यूस करेगा, अगर उसको भी बाहर एक्सपोर्ट करना है तो कहाँ पर करेगा? कोई तो जगह चाहिए ना जहाँ पर डिमांड हो इंडियन गुड्स की। तो यहाँ पर एशिया पैसिफिक रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमें यहाँ पर उसको गवा नहीं सकते हम, ओके। तो यहाँ पर यही आरसीईपी नेशन कब्जा कर जाएंगे पूरे के पूरे एशिया पैसिफिक डिमांड के ऊपर, और भारत पीछे का पीछे रह जाएगा। क्योंकि अभी भारत ने इसको आरसीईपी को ज्वाइन नहीं किया, तो आरसीईपी मेंबर कंट्री जो है अपनी दादागिरी दिखाएंगी पूरे रीजन में, एशिया पैसिफिक में, ओके। तो इंडियन प्रोडक्ट्स को ये घुसने नहीं देंगे मार्केट में, ओके। जब इंडियन प्रोडक्ट्स घुसने नहीं देंगे, वहां पर टैरिफ लगा देंगे, तो इनके प्रोडक्ट्स बिकेंगे। जब इनके प्रोडक्ट्स बिकने शुरू हो गए, ओके, तो जो वहां की जो यहाँ पर पॉपुलेशन है उनको आदत पड़ जाएगी कि हमने जो है यहाँ पर एशियन कंट्रीज और जो यहाँ पर आरसीईपी कंट्रीज का ग्रुप है, इन्हीं के प्रोडक्ट जो है जो सारा ज्यादा सस्ते होते हैं और जो है यहाँ पर ज्यादा क्वांटिटी में भी यहाँ पर अवेलेबल रहते हैं। तो एक तरह का ट्रस्ट, वो एक तरह की मार्केट वही बन जाएगी, ओके। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए कि इसको ऐसे हम खुला नहीं छोड़ सकते, इसके ऊपर हमें कुछ ना कुछ करना होगा, सोचना होगा, नहीं तो इनकी आउटपुट आगे निकल जाएगी। अगर हम अपने घर में प्रोडक्शन करेंगे भी, अपनी प्रोडक्शन बढ़ाएंगे भी, ओके। देखो बहुत सारी स्कीम्स यहाँ पर भारत सरकार अनाउंस कर रही है कि डोमेस्टिकली जो है प्रोडक्शन उसको राइज किया जाए। जैसे रिसेंटली अभी पीएलआई स्कीम लाई थी, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, ओके। तो
इस सब का मतलब क्या है कि प्रोडक्शन बढ़े तो एक्सपोर्ट बढ़े। ओके, एक्सपोर्ट भी तो कहीं ना कहीं जाना चाहिए ना, तो इसके लिए मार्केट चाहिए बाहर की। तो यहाँ पर भारत सरकार को अच्छे से यहाँ पर दोबारा से एनालिसिस करना होगा इस पूरी सिचुएशन का। तो आगे यहाँ पर बात की गई है कि यहाँ पर जब आरसीईपी यहाँ पर ऑफिशियली रेटिफाइड की जाएगी। ओके, तो यहाँ पर अभी भी यहाँ पर आरसीईपी में बहुत सारे यहाँ पर काम होने बाकी हैं। जैसे अभी कंट्री स्पेसिफिक टैरिफ रिडक्शंस होगी, कौन से कंट्री के ऊपर कितना यहाँ पर टैरिफ रिडक्शन दिया जाएगा। ओके, तो इसके ऊपर भी अभी बातचीत होगी। तो यहाँ पर अभी भी जो सर्विसेज है ना वो आरसीईपी के दायरे के बाहर है। ओके, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ गुड्स की बात हो रही है। ओके, आरसीईपी के अंदर तो सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, तो सर्विसेज जो मतलब एक जगह से उसी गुड को अगर हम पहुंचाते हैं दूसरी जगह, तो वहां पर हम एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट सर्विस। ओके, तो इस तरह की सर्विसेज, बहुत सारी सर्विसेज हैं जो कि कोई एक नेशन दूसरे नेशन को प्रोवाइड कर सकता है। तो यहाँ पर ऐसे बहुत सारे रीजन है कि जिस वजह से इंडिया आरसीईपी को ज्वाइन करे। ओके, और सर्विसेज में अपना असेस जो है उसको ढूंढे। ओके, वहां पर अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको निभाए और जो है आरसीईपी को ज्वाइन करे। ओके, साथ साथ भी रहे और अपना फायदा भी देखे, और यहाँ पर गुड्स के मामले में ना काम करे, सर्विसेज के मामले जो है यहाँ पर अपना इंटरफेयर करे। तो यहाँ पर अभी जो यहाँ पर आरसीईपी बनाया गया है, तो यहाँ पर एनवायरमेंटल और लेबर नॉर्म्स, इसको आरसीईपी के दायरे से अभी बाहर रखा गया है। ओके, तो जिससे क्या होगा कि जो कंपनीज है ना वो इजीली असेस नहीं कर पाएंगी, आरसीईपी की कंपनीज जो होंगी इजीली असेस नहीं कर पाएंगी यूरोप और यूएस के मार्केट को। ओके, तो वहां पर उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पर फेस करनी पड़ेगी। तो इंडिया यहाँ पर जो है टेक ओवर कर सकता है। ओके, इंडिया यहाँ पर भी टेक ओवर कर सकता है यूरोपियन और यूएस मार्केट, वहां पर अच्छे से अपने प्रोडक्ट की सप्लाई भेज सकता है, अपनी गुड्स की सप्लाई भेज सकता है। ओके, तो यहाँ पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी नॉर्म्स वो भी इंक्लूडेड है आरसीईपी में। ओके, सो एंड इट वुड बी वेरी मच इन इंडियाज इंटरेस्ट टू सीक ट्रांसपेरेंसी इन आईपी एंड रूल्स ऑफ ओरिजिन इश्यूज इन आरसीईपी। तो यहाँ पर भारत को भी ये चीज देखनी होगी कि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होंगे इस आरसीईपी के, वहां पर ट्रांसपेरेंसी भी हो। ओके, भारत के इंटरेस्ट के हिसाब से वहां पर काम हो। ओके, और जो रूल्स ऑफ ओरिजिन, जो यहाँ पे आरसीईपी के जो रूल्स ऑफ ओरिजिन बनाए गए हैं, तो वहां पर क्या भारत का कोई फायदा दिख रहा है। ओके, तो यहाँ पर इस चीज को भी यहाँ पर भारत को देख के चलना है। ओके, तो ओवरऑल आरसीईपी को ज्वाइन भी करो और अपने सर्विसेज जो है उसके ऊपर फोकस करो। ओके, और जो गुड्स के मामले में जो यूएस और जो यूरोप है वहां पर अपनी मार्केट जो है डेवलप करनी शुरू करो आने वाले समय में। वहां पर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करो यूएस के साथ, जो यूके है। ओके, जो यूरोप का मेन प्लेयर है उसके साथ, और भी जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उनके साथ। ओके, तो आने वाले समय में ईस्टर्न फ्रंट में भी हमने मार्केट डेवलप करनी है और वेस्टर्न फ्रंट में भी हमने जो है मार्केट डेवलप करनी है, जहां जो कि भारत का एक्सपोर्ट जो है उसको ज्यादा से ज्यादा जो है बढ़ाया जा सके आने वाले समय में। तो ये है आरसीईपी के नए कंट्रीज। ओके, भारत यहाँ पर बाहर हो गया है, चाइना सबसे बड़ा प्लेयर है। ओके, एक ऑस्ट्रेलिया है, फिर न्यूजीलैंड है, और ये जापान है, ये साउथ कोरिया है, और ये बीच में सभी के सभी जो है 10 एशियन कंट्रीज हैं जो कि इसके मेंबर्स हैं। ओके, तो इसमें म्यांमार से लेकर फिलीपींस तक सभी नेशन आते हैं। ओके, तो ये यहाँ तक इंडोनेशिया की बाउंड्री है। ओके, ये जो कंट्री है आगे ये पपुआ न्यू गिनिया है। ओके, ये यहाँ पर हिस्सा नहीं है इसका, सिर्फ इंडोनेशिया तक है। तो इंपॉर्टेंट है, ये सभी नेशंस के नाम आपको पता होने चाहिए, इंपॉर्टेंट है कौन कौन सी कंट्रीज ओके यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगी आरसीईपी में, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में, इनर पीस के बारे में। तो इनर पीस कहने का मतलब कि भारत की टेरिटरी के अंदर अभी काफी समय से यहाँ पर यह चीज देखने को मिली है कि इंटरनल सिक्योरिटी में काफी इजाफा हुआ है, इंप्रूवमेंट हुई है, और जो टेररिस्ट एक्टिविटीज हैं वो काफी हद तक जो है कम हुई है। तो यहाँ पर जो इंटरनल सिक्योरिटी होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है किसी भी इकोनॉमी के लिए। जितनी ज्यादा यहाँ पर इंटरनल सिक्योरिटी अच्छी है, जितना ज्यादा यहाँ पर भारत की इकोनॉमी के अंदर पीस होगा, उतना ही ज्यादा इकोनॉमी के लिए अच्छा होगा, उतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट आएगी, उतने ज्यादा इन्वेस्टर्स जो है ना यहाँ पर खुल के इन्वेस्ट करेंगे। ओके, जब ऐसा एनवायरनमेंट बन जाएगा, ऐसा माहौल बन जाएगा, और जब भी ऐसी यहाँ पर कोई सिचुएशन होती है जैसे पाकिस्तान की ओर से यहाँ पर टेररिस्ट आते हैं, यहाँ पर अटैक करते हैं, ओके, तो यहाँ पर जो है माहौल जो है उसको खराब करने की कोशिश करते हैं, और जिस भी रीजन में ऐसा माहौल खराब होता है तो वहां पर फिर इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं करते। ओके, वहां पर पीछे ही हटते हैं, क्योंकि वहां पर अगर इन्वेस्ट करेंगे, कोई भी कारोबार करना है तो वहां पर वो चलेगा नहीं। ओके, तो यहाँ पर इस चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी देश की, अगर इकोनॉमिक ग्रोथ देखनी है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखनी है, तो इंटरनल सिक्योरिटी, इंटरनल पीस भी मैटर करता है। तो स्टार्टिंग में यहाँ पर इसी मुद्दे के ऊपर बात कर रहे हैं कि अभी फिलहाल
एक हफ्ते पहले एक हिजबुल मुजाहिदीन के एक चीफ हैं, ओके, जिसका नाम है डॉक्टर सैफुल्ला, ओके, तो इसकी यहाँ पर इसको एग्जीक्यूट कर दिया गया है, ओके। ये मोस्ट वांटेड टेररिस्ट था, ओके, पिछले काफी लंबे समय से, सन 2014 से ये एक्टिव था, ओके। तो यहाँ पर इसका लिंक तो वो बुरहान वानी के साथ भी था, ये भी हिजबुल का ही एक कमांडर था, ओके। 2016 में इसको भी यहाँ पर मार गिराया था हमारी जो इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस थे उनके द्वारा। तो यहाँ पर लेटेस्ट एनकाउंटर यहाँ पर हुआ है, तो जैसे ये जो एनकाउंटर किया गया है, ये किया गया है लोकल पुलिस के द्वारा, जहाँ पर आर्मी ने सपोर्ट किया है और गवर्नमेंट ने जो है यहाँ पर गाइड किया है थ्रू जो इंटेलिजेंस जो न्यूज है उसके द्वारा। तो यहाँ पर अब तक जो है 200 से ज्यादा जो टेररिस्ट जम्मू और कश्मीर में यहाँ पर जो है इस साल एलिमिनेट कर दिए गए हैं, ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सब चीजें ये हुई हैं जब आर्टिकल 370 को यहाँ पर खत्म कर दिया गया है, ओके। तो यहाँ पर स्टेट को बना दिया गया है यूटी, और सारी की सारी पावर चली गई है अब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, और सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर जो है अपने हिसाब से काम कर रही है और यहाँ पर पूरी कोशिश कर रही है कि यहाँ पर पीस जो है वो यहाँ पर बहाल किया जाए, इंटरनल सिक्योरिटी जम्मू और कश्मीर की इसको जो है इम्प्रूव किया जाए। तो यहाँ पर भारत सरकार बहुत अच्छे से काम कर रही है। तो इसके अलावा और भी एस्पेक्ट्स हैं इंटरनल सिक्योरिटी की, अगर बात करें तो यहाँ पर बात कर रहे हैं इस्लामिक टेररिज्म की, ओके। तो पूरे भारत में इसका क्या अब वजूद है, ओके, तो क्या इसका अभी या कहां कहां पर ये एक्टिव है, तो इसके बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है। तो यहाँ पर बात की गई है कि अगर सन 2016 के बाद की बात करें तो ऐसा कोई भी अटैक जो है जम्मू और कश्मीर के अलावा पूरे भारत में कोई भी ऐसा सिविलियन एरियाज में अटैक देखने को नहीं मिला है, ओके। टेररिस्ट गतिविधियां जो है वो कम हुई हैं, ओके। तो यहाँ पर 2016 से पहले जैसे पाकिस्तान के द्वारा यहाँ पर जो है कुछ आतंकवादी भेजे गए थे, फॉर एग्जाम्पल जो पठानकोट एयरबेस है, ओके, काफी इंपॉर्टेंट, स्ट्रेटेजिकली काफी इंपॉर्टेंट एयरबेस है भारत के लिए, ओके। तो यहाँ पर आतंकवादी आए थे हमला करने के लिए, तो उनकी यहाँ पर मंशा यही थी कि जो एयर स्ट्रिप्स हैं उनको यहाँ पर उड़ाना है, ताकि कि यहाँ पर भारत जो है ना यहाँ से कुछ भी एयरक्राफ्ट जो है ऑपरेट ना कर पाए बाकी के रीजन्स को। तो यहाँ पर जो पठानकोट एयरबेस है बेसिकली जम्मू और कश्मीर को यहाँ पर जोड़ता है, ओके। तो यहाँ पर स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके अलावा उड़ी में अटैक हुए जनवरी में भी, सितंबर में भी, 2016 में भी, ओके। तो यहाँ पर और भी एरियाज थे जहां पंजाब में भी काफी अटैक हुए थे, ओके। तो यहाँ पर ये चीजें हुई थी सन 2016 से पहले। तो यहाँ पर जो इंडिया के काउंटर टेररिस्ट टास्क फोर्स थी, ओके, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी थी, ओके। तो यहाँ पर उन्होंने 17 मेंबर जो है यहाँ पर अब तक जो है अरेस्ट करे हैं, जो इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है अल हिंद, ओके, दिसंबर 2019 तक, ओके। तो यहाँ पर देखिए ये पूरे भारत की यहाँ पर पिक्चर दिखाई गई है, ओके। तो यहाँ पर मोस्टली 2016 के बाद अटैक्स कम हुए हैं, ऐसी कोई न्यूज भी खास देखने को नहीं मिली है। हालांकि जम्मू और कश्मीर में ऐसा चलता ही रहता था, ओके। जम्मू और कश्मीर में ये पठानकोट के अटैक के बाद भी काफी सारी यहाँ पर टेररिस्ट एक्टिविटीज हुई हैं। जो हमारी टास्क फोर्सेस हैं उन्होंने यहाँ पर काउंटर एक्शन करते हुए काफी जो टेररिस्ट है यहाँ पर उनको या तो पकड़ा है या फिर उनको जो है यहाँ पर एग्जीक्यूट कर दिया है। तो यहाँ पर लास्ट में बात कर रहे हैं एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है अल हिंद, ओके। तो इसके बारे में भी आगे चर्चा की गई है। तो यहाँ पर आगे बात की गई है अल हिंद के बारे में। तो यहाँ पर ये भी एक ISIS दैश-विल-ए के नाम के एक जो है प्रोविंस यहाँ पर सेटअप कर रहे थे, ओके, इन द जंगल्स ऑफ कर्नाटका, तमिलनाडु एंड केरला इन 2019। तो इनको भी यहाँ पर आइडेंटिफाई किया गया, इनकी लोकेशन ट्रेस की गई जो हमारी एजेंसीज थी उनके द्वारा, कोलार और कोडागू इन कर्नाटका, ओके, अलॉन्ग विद रत्नागिरी इन महाराष्ट्र एंड सिलीगुड़ी इन वेस्ट बंगाल। तो इन सब एरियाज में यहाँ पर जो भी इनके ठिकाने थे इनकी पहचान की गई और इनको जो है यहाँ से पकड़ा गया, ओके। तो यहाँ पर ये भी जो है सक्सेसेस हैं हमारी इंटरनल सिक्योरिटी फ्रंट की, फोर्सेस की, ओके, जिसको भी यहाँ पर न्यूज में नहीं लाया जाता, ओके। तो यहाँ पर नोटिस नहीं किया जाता, तो जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है यहाँ पर अदा कर रही होती है हमारी नेशन बिल्डिंग में, ओके। तो कुछ ही न्यूज होती हैं, खासतौर पर वो भी जो जम्मू कश्मीर के रिगार्डिंग होती है वही न्यूज में होती है मोस्टली न्यूज चैनल्स में। इसके अलावा रेस्ट ऑफ इंडिया में जो चल रहा होता है उसके बारे में यहाँ पर कोई भी जो है ज्यादातर न्यूज नहीं होती है, ओके। आगे बात कर रहे हैं यहाँ पर नक्सलिज्म की, ओके। नक्सलिज्म इसको बोलते हैं, नक्सलाइट मूवमेंट चली थी, ओके। तो 2006 से पहले ये काफी बूम पे थी, काफी सारी जो है यहाँ पर दुर्घटनाएं होती थी, खासतौर पे जो आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ वाला रीजन है वहां पर, उड़ीसा वाला रीजन है वहां पर। तो वहां पर इनके द्वारा काफी सारे जो हमारे आर्मी पर्सनल है, ओके, तो इनको यहाँ पर जवानों को शहीद कर दिया जाता था अलग अलग तरीकों से, ओके। तो यहाँ पर भी बहुत नुकसान इन्होंने किया है हमारी यहाँ पर आर्मी फ्रंट का, ओके। तो यहाँ पर आगे बात करें तो 2006 तक यहाँ पर बात की गई है कि इन 2006 प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह हैज स्टेटेड दैट द माओइस्ट मूवमेंट वाज द सिंगल बिगेस्ट इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज
एवर फेस्ड बाय इंडिया। तो ये 2006 में उन्होंने बात की थी कि हमारे इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज की अगर बात करें तो सबसे बिगेस्ट सिंगल बिगेस्ट जो था ये यही था माओइस्ट मूवमेंट, जिसको नक्सलाइट मूवमेंट भी हम कहते हैं। तो अभी की अगर बात करें तो आज के दौर में ये भी डिक्लाइन में चला गया है। तो यहाँ पर जिन जिन एरियाज में यहाँ पर ये आगे बढ़ रहे थे, जहां जहां इनकी प्रेजेंस थी वहां पर अब ये लिमिट होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। तो आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर तो सेंट्रल गवर्नमेंट की विजन की वजह से और स्टेट गवर्नमेंट की एफर्ट्स की वजह से जो यहाँ पर जो हमारी एजेंसीज हैं उनकी यहाँ पर बढ़िया जो है इंटेलिजेंस की वजह से यहाँ पर जो है इनके ऊपर काबू पाया गया है। साथ ही साथ जो लोकल पुलिस स्टेशन है, इसके अलावा जो भी यहाँ पर सोशो इकोनॉमिक इनिशिएटिव्स हुई थी, इनके द्वारा जो है यहाँ पर अभी काफी अच्छे तरीके से जो है यहाँ पर इस सिचुएशन को हैंडल कर लिया गया है। और नक्सलाइट मूवमेंट जो है वो पहले जैसा अब नहीं रहा है, अभी भी यहाँ पर है, प्रेजेंस है, लेकिन बहुत कम हो चुकी है। तो छत्तीसगढ़ में भी इसका जो है काफी अहम रोल रहा है नक्सलाइट मूवमेंट का। ये जो नक्सलाइट्स होते थे मोस्टली इनकी प्रेजेंस होती थी जंगलों में। छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के जो जंगल थे वहां पर इनको यहाँ पर ढूंढ पाना काफी टफ होता था, क्योंकि जंगल में ये रहते थे, उनकी जंगल की हर एक रूट इनको पता होता था। तो यहाँ पर जब भारत सरकार ने जब डेवलपमेंट करनी शुरू की, अगर छत्तीसगढ़ के एरियाज की बात करें तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने रोड कनेक्टिविटी बढ़ानी शुरू कर दी। खासतौर पे जो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट एरियाज थे जहां पर प्रेजेंस थी नक्सलाइट्स की, जैसे सुकमा, बीजापुर और जगदलपुर, ये डिस्ट्रिक्ट्स। तो यहाँ पर इस वजह से ये चीज हुई कि जो साउदर्न डिस्ट्रिक्ट्स थे वहीं पर जो थे जो नक्सलाइट्स सिमट के रह गए, पर्टिकुलरली इन दंतेवाड़ा। तो अभी के लिए जितने भी अटैक्स हुए हैं ना आर्मी के ऊपर, तो इसी रीजन में हुए हैं, दंतेवाड़ा के। तो यहाँ पर भी बहुत नुकसान होता था, हमारे 60-60, 70-70 जवान शहीद कर दिए जाते थे इन नक्सलाइट्स के द्वारा इस रीजन में। तो यहाँ पर झारखंड की बात करें तो यहाँ पर भी ये इंसर्जेंसी नक्सलाइट्स मूवमेंट की रही है सन 2005 से लेकर 2010 तक। और झारखंड के 20 डिस्ट्रिक्ट जो है यहाँ पर अफेक्टेड रहे हैं। जो लोकल स्टेट गवर्नमेंट है इवन ट्राई टू इनिशिएट ए पीस डायलॉग दैट इवेंचुअली फेल्ड। तो यहाँ स्टेट गवर्नमेंट काम तो करती थी कि बात बढ़ाएं और जो मसला है उसका हल ढूंढें, लेकिन यहाँ पर हमेशा ये चीजें फेल होती थी। आगे बात कर रहे हैं कॉल अगेंस्ट इंसर्जेंसी। तो यहाँ पर अभी इंसर्जेंसी के खिलाफ जो भारत सरकार ने एक्शन लिए, नक्सलाइट मूवमेंट को खत्म करने के लिए, तो सबसे पहले चलाया गया 2011 में ऑपरेशन एनाकोंडा। तो यहाँ पर एक सक्सेसफुल मिशन था भारत सरकार का, जहां पर नक्सलाइट मूवमेंट को यहाँ पर खत्म करने की यहाँ पर बात की गई थी इन सरंदा इन साउथ ईस्टर्न झारखंड। So this was followed up by the range of counter-insurgency initiatives from the 2014 onwards, leading to a steep decline in moist violence by 2018, with about 108 rebels surrendering in 2018 itself. So 2018 तक की जो था इनका जो भी यहाँ पर जितने भी यहाँ पर नक्सलाइट मूवमेंट चला रहे थे झारखंड में, वो धीरे धीरे कम होनी शुरू हो गई। और बहुत सारे यहाँ पर 108 के करीब जो विद्रोही थे जिन्होंने अपने आप को सरेंडर भी कर दिया आर्मी के सामने। और यहाँ पर आगे बात कर रहे हैं वेस्ट बंगाल की। तो यहाँ पर भी जो स्टेट गवर्नमेंट थी अंडर द गाइडेंस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, तो यहाँ पर भी इन्होंने एक काउंटर इंसर्जेंसी स्ट्रेटेजी अपनाई, जिसके तहत इन्होंने क्या किया, अलग से यहाँ पर पुलिस टीम बनाई गई जो कि यहाँ पर टारगेट करेंगे जो रेबल लीडर्स थे। जो लीडर्स थे उनके ऊपर यहाँ पर फोकस किया कि उनको पकड़ना है। तो यहाँ पर उनको एक पैकेज भी दिया गया कि आप तो यहाँ तो सरेंडर कर दें, जब आप सरेंडर करेंगे तो आपको दोबारा से बसाया जाएगा। तो यहाँ पर सजा जो होगी आपको कम से कम होगी। तो यहाँ पर एक तरह का जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स थे, यहाँ पर ये अपनाए गए, जिसकी वजह से ये कामयाब हो गया। ये यहाँ पर जो स्ट्रेटेजी थी ये कामयाब होगी। और जो डिस्ट्रिक्ट थे जो बहुत ज्यादा अफेक्टेड थे नक्सलाइट मूवमेंट से, खासतौर पर जो पुरुलिया, वेस्ट मिदनापुर और बांकुरा, ये यहाँ पर अभी के लिए अगर हम बात करें आफ्टर पास्ट हाफ डिकेड, आधे दशक के बाद की बात करें तो वेस्ट बंगाल में अभी की जो सिनेरियो है काफी अच्छा है। नक्सलाइट रिलेटेड इंसिडेंट जो है वो कम होने शुरू हो गए। तो अभी ये सिंगल डिजिट तक पहुंच गए। अभी के लिए फिर एक ही ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहां पर अभी भी जो ये डिस्ट्रिक्ट अफेक्टेड है नक्सलाइट मूवमेंट से, तो वो है झारग्राम। तो आगे बात करें ओडिशा और बिहार की, तो यहाँ पर भी अच्छे से यहाँ पर डिक्लाइन हुआ है नक्सलाइट रिलेटेड इंसिडेंट्स का। तो ओवरऑल यहाँ पर बहुत ही नेग्लिजिबल है। तो बहुत ही कम प्रेजेंस है। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं और नो प्रेजेंस ऑफ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट इन 44 डिस्ट्रिक्ट्स। पहले 106 जिलों में यहाँ पर इनकी प्रेजेंस थी। जो LWE थे, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट थे। तो यहाँ पर इन्होंने भी हथियार उठाए हुए थे भारत सरकार के खिलाफ। तो ये अपनी जो डिमांड्स थी, लोकल डिमांड्स, इनके ऊपर यहाँ पर बात करते थे।
तो यहाँ पर इनका वायलेंस भी कम हुआ। ये 30 डिस्ट्रिक्ट अब जो है अभी सिमट के रह गए। ये जिले भी वो हैं जो यहाँ पर जो बिहार, झारखंड और बंगाल के जो बॉर्डर एरियाज के आसपास आते हैं, तो वहां पर ये यहाँ पर अभी भी 30 जिलों के अंदर जो है थोड़ी बहुत यहाँ पर जो एक्सट्रीमिस्ट हैं। तो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अभी मतलब डिक्लाइन की ओर चला गया है पूरे अक्रॉस इंडिया की बात करें, ओके, जम्मू कश्मीर के अलावा पूरे इंडिया की बात करें तो यहाँ पर जिनका यहाँ पर बोलबाला रहा है, ओके, तो यहाँ पर जो टेररिस्ट एक्टिविटीज इनके द्वारा की जाती थी, ओवरऑल इनकी जो आइडियोलॉजी है, ओके, तो इनका इंप्रेशन कम होता जा रहा है इनकी आइडियोलॉजी का, ओके, लोग पीछे हटते जा रहे हैं। साथ ही साथ जो भारत सरकार है वो क्या कर रही है, यहाँ पर डेवलपमेंट स्कीम्स जो है इन एरियाज में लॉन्च कर रही है ताकि कि वहां पर जो सोशल बेनिफिट्स हैं वो इन लोगों को पहुंचाए जाएं, ओके, ये काम धंधा करें, ओके, ये जो टेररिस्ट की जो एक्टिविटीज हैं वो यहाँ पर कम हो, ओके, ये छोड़ें। तो यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर क्रेडिट शेयर भी दिया गया, पैसा भी दिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पर कि अलग अलग जो रिसोर्सेस हैं यहाँ पर वो उनको डेवलप किया जाए। इसके साथ साथ जो सिक्योरिटी है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, ओके, जो यहाँ पर इंटरनल सिक्योरिटी है और फाइनेंशियल सिक्योरिटी दोनों को यहाँ पर ध्यान रखा गया है। तो 532 जो कंपनीज हैं सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस की, वो यहाँ पर इन एरियाज में, इन स्टेट्स में तैनात की गई हैं कि आने वाले फर्दर समय में कोई भी ऐसी घटना जो है ना हो, ओके, तब तक यहाँ पर ये कंपनीज तैनात रहेंगी जब तक श्योरिटी ना हो जाए कि यहाँ पर सिचुएशन बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी है। और साथ ही साथ यहाँ पर जो भारत सरकार है स्पेशल जो इंसेंटिव है, अलग अलग जो स्पेशल डेवलपमेंट स्कीम्स हैं उसको भी यहाँ पर जारी करती रहेगी थ्रू स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस, ओके। तो यहाँ पर मोस्टली 35 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पर मोस्टली अफेक्टेड हैं इन नक्सलाइट्स के द्वारा। तो यहाँ पर पूरा फोकस है भारत सरकार का कि यहाँ पर सिचुएशन को आने वाले समय में हमने नॉर्मल करना है और ऐसा माहौल बनाना है कि कोई भी थ्रेट जो है आने वाले समय में भारत को ना रहे इन डिस्ट्रिक्ट्स के अकॉर्डिंग, ओके। तो यहाँ पर आर्टिकल की लास्ट में बात की गई है कि जो हमारा नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, ओके, तो यहाँ पर भी इंसर्जेंसी रही है, यहाँ पर भी काफी टेररिस्ट एक्टिविटीज रही हैं, ओके। रिसेंटली एक उल्फा का जो लीडर है उसको यहाँ पर गिरफ्तार किया गया था इंडियन आर्मी के द्वारा, उसने सरेंडर किया था, ओके। तो ये भी एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 1990s में यहाँ पर भारत सरकार ने इसको बैन कर दिया था भारत में। तो यहाँ पर असम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, ये यहाँ पर जो कुछ की एरियाज हैं जहां पर काफी जो है इंसर्जेंसी की जो एक्टिविटीज होती रही हैं। तो यहाँ पर ओवरऑल 12% डिक्लाइन यहाँ पर देखने को मिला है पिछले साल में, यहाँ पर जितनी भी ऐसी एक्टिविटीज होती थी, खासतौर पर जो ट्राई जंक्शन एरिया है असम, अरुणाचल और नागालैंड का यहाँ पर। तो यहाँ पर बहुत सारे एग्रीमेंट्स जो है यहाँ पर भारत सरकार की ओर से किए जा रहे हैं विद द नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोरोलैंड, ओके, एंड ऑल बोरो स्टूडेंट्स यूनियन, असम स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल आर वेलकम स्टेप, ओके। तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट और असम गवर्नमेंट दोनों जो यहाँ पर जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो यहाँ पर इंसर्जेंसी करती हैं तो उनके साथ यहाँ पर पीस मेंटेन करने की यहाँ पर कोशिश कर रही है थ्रू वेरियस एग्रीमेंट्स। तो यहाँ पर ये एग्रीमेंट्स और एंगेजमेंट्स अभी भी भारत सरकार इसको कंटिन्यू करके चल रही है, स्पेशली विद द नागा नेशनल पॉलिटिकल ग्रुप्स अलॉन्ग विद नेशनल सोशलिस्टिक काउंसिल ऑफ नागालैंड, ओके। बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन है नागालैंड की। तो इसके साथ भी यहाँ पर एक पॉजिटिव वे में भारत सरकार जो है टाई अप करके चल रही है कि वहां पर नागालैंड में पीस जो है वो मेंटेन हो, अच्छे से इलेक्शन हो, जो चुनी हुई सरकार है वो अच्छे से वहां पर काम करे। तो आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि बहुत सारे प्रोजेक्ट भी जो है यहाँ पर भारत सरकार लॉन्च कर रही है, ओके, कि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है नॉर्थ ईस्ट के एरियाज में दी जाए। इसके लिए अलग से भारत सरकार ने मिनिस्ट्री बना दी है, ओके, नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए, ओके। तो यहाँ पर पहले मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के तहत जो है इनका काम होता था, अब मिनिस्ट्री ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न, ओके। तो यहाँ पर अलग से मिनिस्ट्री बना दी है भारत सरकार ने कि स्पेसिफिकली नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज के ऊपर, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के ऊपर जो है हम फोकस करेंगे इस मिनिस्ट्री के थ्रू। तो यहाँ पर अभी तक जो ट्रूप्स यहाँ पर तैनात है धीरे धीरे उनको कम किया जा रहा है, ओके। फॉर एग्जाम्पल कार्बी एंगलोंग, ये असम का एक एरिया है, ये लोग भी यहाँ पर अलग से स्टेटहुड की डिमांड करते रहे कि हमें असम में से ही अलग स्टेट चाहिए जिसका नाम होगा कार्बी एंगलोंग, ओके। तो दूसरी ओर जो बोडो पीपल है वो भी असम में से ही, ओके, एक स्टेट की मांग करते हैं जिसको नाम देते हैं बोडोलैंड, ओके। तो यहाँ पर ये सब चीजें यहाँ पर भारत सरकार आने वाले समय में नहीं चाहती कि असम को और डिवाइड किया जाए। इनकी जो भी डिमांड्स हैं इनको यहीं पर समझाया जाए और इनको अलग से बेनिफिट दे दिए जाए ताकि जो कि ये अलग स्टेटहुड की डिमांड ना करे। तो यहाँ पर कार्बी एंगलोंग ये भी एक ट्राइबल लोग हैं, असम में रहते हैं, ओके। तो यहाँ पर मतलब कहने का कि यहाँ पर इंटरनल सिक्योरिटी के लिए इन लोगों ने भी काफी जो है टेररिस्ट एक्टिविटीज यहाँ पर बढ़ाई थी अपने समय में, ओके। तो यहाँ पर भारत सरकार बहुत सारे इनिशिएटिव्स ले रही है, ओके। तो भारत सरकार नॉर्थ ईस्ट के ऊपर भी फोकस कर रही है, रेस्ट ऑफ इंडिया के ऊपर भी फोकस कर रही है, जो नॉर्दर्न इंडिया है, जम्मू कश्मीर का रीजन, उसके ऊपर भी फोकस कर रही है। तो ओवरऑल
जो यहाँ पर इंटरनल सिक्योरिटी है वो अच्छी हुई है, उसमें इंप्रूवमेंट हुई है, देखने को मिली है। ओके, तो यहाँ पर आने वाले समय में भी ऐसी ही सिचुएशन देखने को मिलेगी कि ओवरऑल जो है पूरे भारत में इंटरनल सिक्योरिटी बढ़े। ओके, लोगों का विश्वास जाके लोग बाहर आए। ओके, जो यहाँ पर मॉडर्न वे में इंडिया बढ़ रहा है, ठीक है, उसमें उसकी प्रगति में यहाँ पर जो है योगदान दें, इकोनॉमी बढ़े, लोग इन्वेस्ट करें और आगे बढ़े। तो यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं आत्मनिर्भर भारत 3.0 के पैकेज के बारे में। तो यहाँ पर ऑथर बात कर रहे हैं ऑनलाइन बट नॉट लेंथ, मतलब जो भी काम, जो भी पैकेज यहाँ पर अनाउंस किया गया है बिल्कुल सही समय पर यहाँ पर अनाउंस किया है, दिवाली के समय के आसपास। लेकिन लेंथ की बात करें, जितने सेक्टर्स यहाँ पर कवर करने चाहिए थे, जिन जिन एरियाज में और भी यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए था, वो यहाँ पर नहीं हो पाया है। तो यहाँ पर इस टॉपिक को शुरू करने से पहले यहाँ पर मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि जो पीआईबी के लेक्चर आते हैं ना, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वहां पर जो भी भारत सरकार नई स्कीम या नई पहल करती है तो उसकी डिस्कशन वहां पर होती है विद बैकग्राउंड। ओके, तो बैकग्राउंड स्टोरी जो वहां पर, वो भी वहां पर बताई जाती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, जैसे ये आत्मनिर्भर भारत पैकेज अनाउंसमेंट हुई तो 12 अलग अलग सेक्टर्स थे जहां पर इसके तहत पैसे दिए जाने थे। ओके, सो कौन से सेक्टर में कितना पैसा दिया जाना है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी पीआईबी में यहाँ पर कवर की जा चुकी है। ओके, तो पीआईबी के लेक्चर्स जो है वो भी आप डेली बेसिस पे सुने। आपको और फायदा होगा जब आप डिस्कशन सुनेंगे, तो आप अच्छे से एंगेज कर पाएंगे और जल्दी समझ आएगा आपको। ओके, और अच्छे मतलब एंजॉय होगा आपको अगर आप अच्छे से डिस्कशन सुनेंगे और पीआईबी को भी अगर साथ में लेकर चलेंगे। तो पीआईबी के जो लेक्चर्स हैं, यहाँ पर मेरी कोशिश होगी कि 4 बजे के, शाम 4 बजे के आसपास जो है डेली जो है पीआईबी के लेक्चर्स अपलोड हो जाएं। ओके, तो आप उसको भी कंटिन्यू करें और फिर डिस्कशन सुनें। ऐसा होता है कि पिछले दिन जो यहाँ पर न्यूज आती है भारत सरकार की तरफ से, फिर उसी दिन आर्टिकल्स लिख दिए जाते हैं, फिर नेक्स्ट डे जो है एडिटोरियल्स में वो छपते हैं, फिर वहां पर हम उसको डिस्कस करते हैं अच्छे से। ओके, तो यहाँ पर जब न्यूज आती है और जो डिस्कशन, दोनों को हमने यहाँ पर कंबाइन करके चलना है, कंपाइल करके चलना है। तो चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। तो यहाँ पर भारत सरकार ने 12 नवंबर को फाइनेंस मिनिस्ट्री की ओर से यहाँ पर आत्मनिर्भर भारत पैकेज 3.0 इसको अनाउंस किया, जिसके तहत 2.65 लाख करोड़ की राशि यहाँ पर जो है अनाउंस की गई कि इतना पैसा जो है आने वाले समय में जो है बांटा जाएगा भारत की इकोनॉमी में 12 अलग अलग एरियाज में। तो यहाँ पर जो यहाँ पर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, ओके, तो इसके द्वारा ये जो राशि जारी की गई है, इसको बोला गया ये सिर्फ और सिर्फ 1.4% है ऑफ फिस्कल ईयर 2021 नॉमिनल जीडीपी। ओके, तो इसका 1.4% है जो अभी के लिए पैसा जारी की गया है। तो मुझे आप बताइए कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? ओके, और इसका जो है मेन फंक्शन क्या है, इसका काम क्या है, इसको बनाया क्यों गया है, तो इसके बारे में आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो यहाँ पर आगे बात की गई कि दिवाली का सेशन आ गया। ओके, तो उसके आसपास दिवाली के सीजन में काफी सेल होती है। ओके, लोग काफी यहाँ पर जो है परचेजिंग करते हैं बाहर मार्केट में जाके, अलग अलग वैरायटीज की, अलग अलग कॉमोडिटीज की। तो उस माहौल में आपने ये इंजेक्शन दिया है, ओके, 2.65 लाख करोड़ का, तो अच्छी बात है। ओके, तो यहाँ पर आने वाले समय में डिमांड और बढ़ेगी। ओके, डिमांड बढ़ी भी है, तो यहाँ पर फोकस किया गया है बेसिकली जो सप्लाई साइड है इकोनॉमी की, कि डिमांड बढ़े और जो सप्लाई इन्वेंट्री में पड़ी हुई है, स्टॉक में पड़ी हुई है, वो बिकनी शुरू हो, बाहर निकले और नई से प्रोडक्शन शुरू हुए। ओके, जब नई से प्रोडक्शन शुरू होगी तो फिर वहां पर जॉब्स चाहिए, एम्प्लॉयमेंट होगी, ठीक है, वहां पर लोगों को रोजगार मिलेगा। ओके, वो प्रोडक्शन एक्टिविटीज में यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे, दोबारा से नई प्रोडक्शन शुरू होगी, डिमांड राइज हो जाएगी, तो ये सप्लाई चेन जो है दोबारा से जो है यहाँ पर रिकवर हो जाएगा भारत की इकोनॉमी में। हालांकि भारत की इकोनॉमी वैसे तो यहाँ पर अनलॉक कर दी गई है, लेकिन अभी भी बहुत सारे सेक्टर्स हैं जहां पर जो है थोड़ा सा अभी इम्पैक्ट है कोविड-19 का। ओके, वायरस के स्प्रेड होने की वजह से लोग जो है, बहुत सारे सेक्टर्स हैं जहां पर विजिट नहीं कर रहे हैं, जहां पर डिमांड नहीं राइज हो रही है। तो यहां पर आगे बात कर रहे हैं कि मेनली सेक्टरल था ये पैकेज। ओके, 12 अलग अलग सेक्टर्स को यहां पर रखा गया था जहां पर अलग अलग राशि जारी की गई। फॉर एग्जाम्पल जैसे ऑटोमोबाइल्स है, ओके, उसके ऑटो कंपोनेंट्स हैं, इसके अलावा जो डोमेस्टिक डिफेंस इक्विपमेंट है, फार्मास्यूटिकल्स है, एडवांस सेल केमिस्ट्री, बैटरी, फूड प्रोडक्ट्स एंड टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स। तो यहां पर बेसिकली सरकार ने इस बार जो है राशि जारी की है। सो फर्दर देयर इज एन एम्फासिस ऑन रूरल एंड एग्रीकल्चरल सेक्टर्स, हाउसिंग, रियल एस्टेट, इंडस्ट्रियल, ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। सो दीज सेक्टर्स आर एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव विद हाई मल्टीप्लायर्स। मतलब कहने का मतलब भारत सरकार ने ये अलग अलग सेक्टर्स चुने हैं जहां पर भारत सरकार पैसा देगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करेगी, ताकि जो कि हाउसिंग और रियल एस्टेट एरियाज में भी जो है यहाँ पर
लोगों की यहाँ पर जो डिमांड है, लोगों की जो एम्प्लॉयबिलिटी है, उसको जो है यहाँ पर बढ़ाया जा सके। तो यहाँ पर रियल एस्टेट और जो हाउसिंग है, ओके, तो यहाँ पर भी यहाँ पर एक ईज दिया गया है कि जो सर्कल रेट होता है, ओके, सर्कल रेट जो कि यहाँ पर सरकार द्वारा यहाँ पर अलग अलग जो डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, उनके जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, उनके द्वारा सर्कल रेट अलग अलग एरियाज की प्रॉपर्टी का डिफाइन किया जाता है कि इसके नीचे जो है प्रॉपर्टी रजिस्टर नहीं होगी गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में। ओके, तो यहाँ पर अभी भारत सरकार ने इसके ऊपर छूट दे दी है कि अगर कोई रियल एस्टेट डेवलपर है, अगर किसी ने घर बना के बेचना है, तो वो उस सर्कल रेट के नीचे भी यहाँ पर अब बेच सकता है। किसी भी रूल का यहाँ पर वायोलेशन नहीं माना जाएगा, किसी भी तरह की सजा उसको नहीं होगी। ओके, तो इस टॉपिक को मैंने यहाँ पर पीआईबी में भी डिस्कस किया हुआ है। ओके, तो आप अगर वहां पर भी देखते हैं, ओके, वहां पर भी आपको अच्छी से यहाँ पर ब्रीफली जो है नॉलेज मिल जाएगी। तो यहाँ पर भी डिस्कशन होगी, तो यहाँ पर और जो है सोने पे सुहागे की बात हो जाएगी। और आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो ये एलोकेशन है, एक इसका जो पर्सपेक्टिव है वो डायरेक्शनल है और सेक्टरल एलोकेशन है। ओके, ये जो लेटेस्ट स्टिमुलस आया है 2.65 लाख करोड़ का, तो यहाँ पर ये बात बोली गई है कि ये डिपेंड करता है कि कैसे ये कामयाब होगा या नहीं होगा, सक्सेस होगा, इसका कोई फायदा होगा आने वाले समय में। ये डिपेंड करता है जितना इसका अमाउंट है। ओके, साथ ही साथ इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा, किस तरीके से। ओके, जब डिमांड हो तब इसको पैसा आप जो है बांट दो, उस समय में इकोनॉमी में सर्कुलेट होगा पैसा। ओके, डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई साइड बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो ये भी देखने की बात है कि पैसा कब जारी करते हैं, ऐसा ना हो कि देर हो जाए। ओके, तो इम्प्लीमेंटेशन में अगर कोई खामी आ गई तो वहां पर भी फिर ये सक्सेस नहीं हो पाएगा, फिर वो पैसा कहीं वेस्ट ना हो जाए, यहां पर ये भी क्वेश्चन मार्क हो रहा है। आगे बात कर रहे हैं, ये जो एक्सपेंडिचर है टोटल जो यहाँ पर 2.65 लाख करोड़ का बताया गया है, इसमें मिक्सिंग है करंट और फ्यूचर एक्सपेंडिचर, मतलब कुछ पैसा अभी लगाएंगे, कुछ पैसा आने वाले समय में यहां पर लगाया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये 2.65 लाख करोड़ में से 1.46 लाख करोड़ जो है ये दिया गया है पीएलआई स्कीम को। ओके, तो यहां पर पीएलआई का मतलब है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हम डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चरिंग को यहां पर बूम देने की कोशिश कर रहे हैं इस इंसेंटिव स्कीम के थ्रू। 10 अलग अलग सेक्टर्स के लिए ये स्कीम लाई गई है। ओके, तो ये स्कीम यहां पर बेसिकली फोकस कर दी है डोमेस्टिक प्रोडक्शन को, कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ाना है आने वाले 5 सालों में। तो इसका पैसा जो है 1.46 लाख करोड़ ये आने वाले 5 सालों में बांटा जाएगा धीरे धीरे करके 10 अलग अलग सेक्टर्स में। ओके, जहां पर भारत अपना जो है एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहता है, अपनी प्रोडक्शन जो है वो बढ़ाना चाहता है। तो यहां पर जो पीएलआई स्कीम का अगर हम ये कहें कि अभी इस साल कोई इंपैक्ट होगा तो वो बहुत कम होगा, क्योंकि ये जो अमाउंट आएगी फ्रैक्शन में आएगी, तो थोड़ा थोड़ा अमाउंट करके यहां पर जारी की जाएगी इस स्कीम के तहत। ऐसा नहीं है कि 1.46 लाख करोड़ सारा इकट्ठा ही दे दिया जाएगा इस सेक्टर्स को। सरकार धीरे धीरे राशि जारी करती है, पहले देखती है कि जितनी राशि जारी हुई उसका कंजप्शन कैसे हुआ है, सही हुआ है, कोई रिजल्ट सही निकला है, फिर आगे का जो है किस्त आती है। ओके, तो यहाँ पर जो एमपी लेड फंड्स होते हैं वहां पर भी ऐसा होता है, एक एमपी को जो फंड आते हैं भारत सरकार की ओर से, सो एमपी लेड के तहत जो है 5 करोड़ की राशि आती है एक साल में। तो वहां पर भी आधी आधी करके आती है, पहले 2.5 करोड़ के पूरा जो चिट्ठा यहाँ पर सौंपना होता है कि आपने कहां पर पैसा लगाया, क्या आउटकम आई, फिर अगला जो इंस्टॉलमेंट है वो मिलती है। तो इसी की तरह यहाँ पर भी ऐसे पैसे मिलेंगे अलग अलग एरियाज में। तो यहाँ पर आगे और बात करें तो यहाँ पर 65,000 करोड़ की फर्टिलाइजर सब्सिडी जो है सपोर्ट भारत सरकार की ओर से दी गई है फार्मर्स को। ओके, तो यहाँ पर यह बात की गई है कि ये ऐसी ही राशि जो फिस्कल ईयर 2021 का बजट था, 2021 का बजट, वहां पर भी ये राशि बोली गई थी 71,309 करोड़ की। तो यहां पर ये कंफ्यूजन है कि उसी में से आप ये 65,000 करोड़ दे रहे हो या फिर एडिशनली दे रहे हो। ओके, तो यहां पर ये कंफ्यूजन अभी तक यहां पर कोई भी क्लैरिफिकेशन जो है भारत सरकार की ओर से नहीं आया है। तो आगे बात करें तो यहां पर अब अगर 65,000 करोड़ की सब्सिडी भारत सरकार दे रही है, सब्सिडी सपोर्ट फर्टिलाइजर के ऊपर, तो आने वाले समय में नेचुरली जो फर्टिलाइजर की जो रेट्स होंगे कम हो जाएंगे और फार्मर्स उनको खरीदना शुरू कर देंगे, डिमांड बढ़ जाएगी। ओके, फर्टिलाइजर के सेक्टर में तो जो इंडिया की जो एजेंसी है जो यहाँ पर फर्टिलाइजर बनाती है, ठीक है, उसका भी यहाँ पर एक्सपोर्ट काफी बड़ा है जो बाहर की कंट्रीज है, खासतौर पर जो अफ्रीकन कंट्रीज है वहां पर। तो यहाँ पर भारत सरकार चाहती है डोमेस्टिकली भी जो है इसकी प्रोडक्शन बढ़े और साथ साथ इसकी कंजप्शन जो है वो भी बढ़े। ओके, यहाँ पर इसीलिए सरकार जो है यहाँ पर सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है। और साथ ही साथ इसकी सब्सिडी डिपेंड करती है जो यहाँ पर ग्लोबल क्रूड प्राइसेस है वो भी। ओके, तो यहाँ पर यह भी देखना है कि ग्लोबल क्रूड प्राइसेस जो है अभी के लिए फिलहाल बहुत कम चल रहे हैं। ओके, बहुत कम है। तो आगे बात करें यहाँ पर ऑयल के जो प्राइसेस थे, ओके, अभी एवरेज जो बात करें यहाँ पर वो
$58 के आसपास है पर बैरल। ओके, अगर इसको कंपेयर करें अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक की सिचुएशन जो थी, वहां पर $36.70 पर बैरल इनका रेट चला था पैंडेमिक की वजह से। तो यहाँ पर बहुत बुरी हालत हो चुकी थी जो अरेबियन कंट्रीज थी, जहाँ जो ऑयल रिच कंट्रीज थी, जो यहाँ पर भारत को अपना क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट करती थी। ओके, तो यहाँ पर इनकम आनी बंद हो गई थी इन कंट्रीज को, इनकी इतनी बुरी हालत हो गई थी लॉकडाउन की वजह से। तो यहाँ पर यह भी यहाँ पर बात बोली गई है, एज सच जेन्युइन एडिशनलिटी ऑफ द प्रपोज्ड स्टिमुलस मे बी मच लेस, perhaps even less than 1% of estimated fiscal year 2021 nominal GDP। तो यहाँ पर यह भी बात बोली गई कि जो यहाँ पर सब्सिडी दी गई है, हो सकता है कि ये बहुत कम हो ओके आने वाले समय में। तो यहाँ पर बात बोली गई है 1% से भी कम है। जो यहाँ पर अगर जीडीपी की बात करें फिजिकल ईयर 2021 की, तो उस हिसाब से सब्सिडी बहुत कम दी गई है। तो यहाँ पर यह बात बोली गई है। और यहाँ पर आगे बात करें कि सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि भारत सरकार जो है इस पैकेज को करंट ईयर में यहाँ पर लेकर आ रही है। ओके, जितने भी यहाँ पर अनाउंसमेंट्स कर रही है इसी फिजिकल ईयर 2021 के तहत यहाँ पर जो है यहाँ पर काम कर रही है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पर इसको मेंटेन करके भी चल रही है। जो इसके यहाँ पर रिवाइज बोरिंग प्रोग्राम है वो 12 लाख करोड़ का। ओके, यहाँ पर उधार लेने की यहाँ पर बात कर रही है 12 लाख करोड़, इसको भी रिवाइज करके चल रही है। तो साथ ही साथ ये भी देख रही है जो टैक्स रेवेन्यूज है। ओके, तो यहाँ पर धीरे धीरे जो यह जब ये साल खत्म हो रहा है तो टैक्स रेवेन्यू अभी बढ़ते जा रहे हैं। तो यहाँ पर फिलहाल जो डाटा देखें, जो कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स जो अकाउंट्स का जो डाटा है, उसके हिसाब से जो भारत का जो यहाँ पर सेंट्रल ग्रॉस टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू है ना, वहां पर कॉन्ट्रैक्शन आया है -21.6% और -55.9% का रिस्पेक्टिवली ओवर द कॉरेस्पेंडिंग पीरियड ऑफ फिजिकल ईयर 2020। तो इस साल में इतना यहाँ पर जो है कम टैक्स आया है, जिसकी वजह से यहाँ पर दिक्कत हो रही है यहाँ पर अलग अलग एरियाज में पैसा देने के लिए। तो यहाँ पर मोस्टली जितना भी पैसा इतना यहाँ पर दिया जा रहा है वो थ्रू बोरिंग मार्केट से उधार लेकर भारत सरकार जो है यहाँ पर पैसा प्रोवाइड कर रही है, ताकि जो कि डिमांड जो है उसको बूस्ट किया जाए भारत की इकोनॉमी में। और यहाँ पर आगे बात कर रहे हैं कि 2021 का जो फिजिकल ईयर है, हो सकता है कि उसमें जो बजट के एक्सपेंडिचर है, खर्चे, वो सरकार ना मेंटेन कर पाए, क्योंकि फिजिकल डेफिसिट बढ़ता जा रहा है। जितना उधार मार्केट से लेते जाएंगे उतना हमारा वित्तीय घाटा बढ़ता जाएगा। इसको भी बैलेंस करके चलना होता है बजट में। तो यहाँ पर बजट के खर्चे सरकार हो सकता है आने वाले समय में कम कर दे। ओके, तो यहाँ पर जो एडिशनल यहाँ पर जो एक्सपेंडिचर है, ओके, तो यहाँ पर भारत सरकार अलग अलग स्टिमुलस पैकेजेस के तौर पे यहाँ पर कर रही है। तो यहाँ पर आने वाले समय में बजट से हो सकता है कि आने वाले समय का जो बजट हो वहां पर खर्चा कम करे, बजट में जो राशि जो जारी की जाती है अलग अलग स्कीम्स के थ्रू वो कम कर दे, क्योंकि ये भी जरूरी है कि जो फिजिकल डेफिसिट है इसको भी हमने बैलेंस करके चलना है, मेंटेन करके चलना है। ओके, तो अभी के लिए तो फिलहाल ये 4% से भी ऊपर चला गया है। भारत सरकार इसको 3 या 3.5% के आसपास इसको मेंटेन करके चलती है बजट के हिसाब से। तो अभी 4% के ऊपर का यहाँ पर फिजिकल डेफिसिट हो गया है। तो आने वाले साल का जो नया बजट आएगा फरवरी महीने, तो यहाँ पर सरकार खर्चा कम करेगी ही करेगी। ओके, तो यहाँ पर देखो अभी जो 2000 फिजिकल ईयर अगर 2020-21 की भी बात करें तो वहां पर भी जो यहाँ पर फर्स्ट हाफ निकला है 2020 का, तो वहां पर -0.6% कम यहाँ पर एक्सपेंडिचर किया है भारत सरकार ने। ओके, तो यहाँ पर जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो हुआ है -11.6%, यहाँ पर कम हुआ है फिजिकल ईयर 2020 में। तो आने वाले समय में भी यहाँ पर भारत सरकार सोच समझ के चलेगी। आखिर में यहाँ पर बात की गई है कि जो भारत सरकार का यहाँ पर कैपिटल एक्सपेंडिचर था, अगर उसकी बात करें और कंपैरिजन करें 2019-20 के यहाँ पर फिजिकल ईयर को और 2020-21 के फिजिकल ईयर को, तो 2020-21 के फिजिकल ईयर में यहाँ पर 48.6% जो है यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्शन जो है यहाँ पर देखने को मिली है। ओके, अलग अलग एरियाज में, साथ ही जो है यहाँ पर कैपिटल एक्सपेंडिचर उसके एरिया में। तो यहाँ पर अगर 19-20 की बात करें तो यहाँ पर जो रेशो थी हायर थी एट 53.4 एंड 55.4 रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर अच्छा खासा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर भारत सरकार की ओर से किया गया था 2019-20 के यहाँ पर बजट में। तो यहाँ पर इसका जो रीजन है डाउनफॉल का बेसिकली यही है कि लॉकडाउन लगने की वजह से बहुत सारे एरियाज में सरकार टैक्स के रूप में पैसा नहीं जुटा पाई, जिसकी वजह से वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोजेक्ट्स चल रहे थे ओके कैपिटल एक्सपेंडिचर के या कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट के लिए, तो वहां पर सरकार पैसे नहीं दे पाई, जिसकी वजह से सरकार के पास फंड की कमी हो गई। ओके, तो पैसे नहीं रिलीज हुए तो कहीं पर प्रोजेक्ट भी जो थे वो भी रुक गए। ओके, तो यहाँ पर भारत सरकार आगे आने वाले समय में और कोशिश करेगी कि जब ये जो फिजिकल ईयर 2021 है ओके, इसका जो लास्ट क्वार्टर ये खत्म होगा 31 मार्च 2021 को, तो इसके खत्म होने से पहले भारत सरकार हो सकता है कि एक और जो है स्टिमुलस पैकेज जो है लेकर आए भारत की इकोनॉमी में, और जो उधार जो है उसको लेकर
करंटली जो भी इसका प्लान बोरोइंग प्रोग्राम है उसको और एनहांस करके, मतलब मार्केट से और उधार लेके सरकार कोशिश कर सकती है कि जहां जो हमारी जीडीपी ग्रोथ गिर रही है उसको सही करें। ओके, तो इसी जो है जो फाइनेंशियल ईयर है इसी के अंदर ही ये सब कुछ हम समेट लें। जब नया ईयर आएगा 2021-22 का, ओके, तो वहां पर जो है हम अच्छे से दोबारा ग्रोथ के ऊपर फोकस करके चलें। तो भारत सरकार यहाँ पर पूरी तरह से यहाँ पर काम कर रही है स्टिमुलस पैकेजेस लाने में, ओके, जो कि डिमांड जो है उसको बूस्ट किया जाए। सो आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा है, तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया लेक्चर सुनने के लिए।